हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा वर्मा और आज मैं आपके लिए एक्सेल की कंप्लीट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप एक्सेल सीख सकते हैं एक ही वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ देखनी पड़ेगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। इसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक लेवल से। और जो बिगनर्स नहीं भी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आगे जाकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं आपके डे टू डे वर्क में, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस हो या फिर आप एक्सेल किसी भी तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी बताने वाली हूँ और आपको मैक्रो कैसे यूज़ करना है ये भी बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सारे सेल्स हैं। हर एक सेल रो और कॉलम को मिलाकर बनता है। अगर मैं किसी भी सेल पर क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पर कॉलम होगा और ये रो, यानी ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे कॉलम हैं और ये जो आपको काउंटिंग दिखाई दे रही है ये सारे रोज़ हैं। अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करूँगी तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पर किसी भी सेल पर क्लिक करती हूँ तो मुझे उस सेल का नेम यहाँ दिखाई देगा। इस सेल का नेम है C5, यानी C इसमें कॉलम है और 5 इसमें रो है। हर एक सेल रो और कॉलम को मिलाकर बनता है। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके देखेंगे तो उसका नाम ऐसे ही डिराइव होता है। अब मैंने A5 पर क्लिक किया हुआ है। A इसके अंदर कॉलम है और जो 5 है वो इसके अंदर रो है। नीचे यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर माइनस और प्लस का जो ये साइन दिया हुआ है, अगर आप प्लस की साइड करेंगे तो ये जूम हो जाएगी और अगर माइनस की साइड करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगी। तो आप इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सेल पर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आपको सेल पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं। आपको टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करनी है। सेल के अंदर चाहे तो अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं, न्यूमेरिक टाइप कर सकते हैं या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक भी टाइप कर सकते हैं। यानी अगर आप अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो वो भी हो जाएगा, आप न्यूमेरिक 1 2 3 4 कुछ भी टाइप करेंगे वो हो जाएगा, या फिर ये दोनों साथ में भी एक सेल के अंदर टाइप हो जाएंगे। अब आपने जो भी टाइप करा है वो सब आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आप एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको ड्रैग करना पड़ेगा। आपको वहाँ तक ड्रैग करना होगा जहाँ तक आपको सेल सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैंने ये 4 सेल सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप किसी भी सेल से कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको वो सेल सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन प्रेस करना है, या फिर आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको उस सेल पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है और ये सारी डिटेल्स डिलीट हो जाएंगी। और अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स की डिटेल एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आपको वो सारे सेल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें से आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं। उन सबको सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट डिलीट का ऑप्शन प्रेस करना है। मैं आपको सारी डिटेल्स बहुत बेसिक लेवल से बता रही हूँ ताकि जो भी न्यू है, जिन्होंने कभी भी एक्सेल ऑपरेट नहीं किया है, वो इजीली इसे चला सके। अगर आपको कोई डेटा किसी सेल में से कॉपी करना है और आप दूसरे सेल में पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, लाइक मैं यहाँ पे नेम टाइप करा है और मैं इसे अगर कॉपी करना चाहती हूँ तो जस्ट मैं राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है। मैं इसे इस सेल पे पेस्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करा, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आया, मैंने यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया तो ये दोनों सेल्स में डेटा आ गया। वहीं अगर आप इसे कट करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो डेटा शो हो रहा है वो यहाँ से हटके इस वाले सेल पर आ जाए, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कट का ऑप्शन आया है। अब मैं किसी भी सेल पर अगर यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, राइट क्लिक मैंने फिर से किया एंड मैं पेस्ट पे सिलेक्ट किया तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यानी ये यहाँ से हट गया है। पहले वाले केस के अंदर
वो दोनों जगह पे आ गया था, वो कॉपी हुआ था, यहाँ पे मैंने कट करा है और फिर पेस्ट किया। आप कट कॉपी पेस्ट बिना माउस का यूज करे भी कर सकते हैं। आपको जस्ट कॉपी के लिए कंट्रोल सी, यानी जो सेल आपको कॉपी करना है आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद, और जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आपको इसके लिए माउस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, लाइक होम के अंदर ही इतने सारे ऑप्शंस गिवन है। फिर यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है जिसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, चाहे आप पेज लेआउट में देख लीजिए या फिर फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। एक्सेल अपने आप में बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत कुछ है सीखने को और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे आप जॉब करते हो, सब जगह पर एक्सेल यूज़ होता है और आपकी ये बहुत हेल्प करने वाला है हर एक फील्ड के अंदर। स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आजकल हर काम एक्सेल पर ज़रूर होता है, हर ऑफिसेज में एक्सेल की रिक्वायरमेंट है। होम पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, लाइक आपको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन गिवन है। फिर यहाँ पर आपको फॉन्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप किसी भी सेल का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट वो सेल सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट करना है। आपको जो भी फॉन्ट पसंद है आपके वर्क के अकॉर्डिंग आप वो लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं ये फॉन्ट सिलेक्ट करती हूँ तो ये यहाँ पर चेंज हो गया, पहले ये नॉर्मल था अभी ऐसा हो गया। आप यहाँ पर कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं जो भी आपके वर्क प्रोफेशन के हिसाब से सही हो। फॉन्ट के साथ में आपको साइज का ऑप्शन गिवन है कि आप कितना बड़ा कोई सेल रखना चाहते हैं, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देन फिर आपको यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन गिवन है कि आप कैसे बॉर्डरिंग करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई भी डेटा है, लाइक मैं यहाँ पे अगर कोई टेबल बनाऊँ, नेम लिख देती हूँ यहाँ पर कुछ भी, इसके सामने मैं कुछ भी डेटा डाल देती हूँ न्यूमेरिकल। ये सारा डेटा डालने के बाद अगर मैं इसे बॉर्डरिंग करना चाहती हूँ ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, तो मैं ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर जाना है एंड मुझे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। अगर मैं पूरा बीच में भी चाहती हूँ कि यहाँ पे बॉर्डरिंग हो, मैं जिस टाइप का बॉर्डर करना चाहती हूँ मैं उस टाइप का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। सारे ऑप्शंस गिवन है। अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर चाहती हूँ तो मैं खाली आउटसाइड भी कर सकती हूँ। अगर मुझे आउटर वाला पार्ट थिक करना है तो ये आउटर जो बॉर्डरिंग थी वो थिक हो गई और बीच की जो बॉर्डरिंग है वो नॉर्मल है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कैसे भी आप करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे कलर ऑप्शन गिवन है। अगर आप किसी भी सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलरिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कलर चूज़ करती हूँ तो ये सेल यहाँ पे अलग से हाईलाइट हो गया। फिर यहाँ पर जो दूसरा कलर ऑप्शन गिवन है आपके सेल का जो डेटा है उसका कलर चेंज करने के लिए। जो पहले वाला कलर ऑप्शन था वो सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था, और जो ये वाला कलर ऑप्शन है इसने जो सेल पे लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, उसका कलर चेंज होगा। देन आपको यहाँ पर अलाइनमेंट गिवन है। अगर मैं सेल को थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर सकती हूँ और छोटा करने के लिए यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ। ऐसे ही आपको रो में करना है। अगर आप रो छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अलाइनमेंट में अगर देखें तो यहाँ पे साइड में आपका जो अलाइनमेंट है वो हो जाएगा। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, अगर आप साइड में करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा। आप जिस भी तरीके से करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब हमें एक सेल का फॉर्मेट सेम दूसरे सेल में चाहिए होता है। लाइक ये वाला जो सेल है, अब मुझे ऐसा सेम फॉर्मेट किसी दूसरे सेल में कॉपी करना है, तो मैंने जस्ट इस सेल को सिलेक्ट किया, इसमें जो ये कलरिंग हो रखी है, अब मैंने यहाँ से फॉर्मेट से पेंटर का सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन, एंड ये सिलेक्ट करने के बाद मैं जिस भी सेल पर क्लिक करूँगी ये यहाँ पे सेम फॉर्मेट इसका आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगी तो ये सेम कलर में होगा जो यहाँ पर था। ऐसे ही आपने पिछले वाले सेल में कोई भी फॉर्मेट लगाया हो, लाइक आपने कोई भी
फॉन्ट सिलेक्ट किया हो या फिर आपने कोई भी कलर किया हो, आपने किसी भी तरह का कुछ भी अप्लाई किया हो, वो आप फॉर्मेट पेंटर से दूसरे सेल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉन्ट सेटिंग्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को जैसा भी आप चाहते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F प्रेस करना होगा एक साथ, ये इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी प्रेस करेंगे तो भी ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लाइक फॉन्ट के साथ साथ यहाँ पर अलाइनमेंट, नंबर, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन और भी ऑप्शंस गिवन है। मैंने यहाँ पर ये जो फॉन्ट के जो सारे ऑप्शंस गिवन है, यहाँ से साइड एरो पे क्लिक करके इस बॉक्स पर आई थी, इसलिए इसने फॉन्ट का डायरेक्ट ऑप्शन खोला है। अगर मैं यहीं अलाइनमेंट वाले ऑप्शन से साइड में क्लिक करके आती तो यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन ओपन होता। फॉन्ट में आपने जो ये यहाँ से सिलेक्ट किया था फॉन्ट कि आपको कौन सा चाहिए, वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाले ऑप्शन थे वो आपको यहाँ पर गिवन है। साइज आपको यहाँ पर गिवन है, कलर आपको यहाँ पर गिवन है, देन अंडरलाइन आपको करना है नहीं करना, ये सब ऑप्शंस आपको गिवन है। देन अगर हम यहाँ पर बॉर्डर में आके जाके देखें तो यहाँ पर आपको नन, यहाँ पे आपको नो बॉर्डर का ऑप्शन है। ये आउटलाइन, अगर आपको खाली आउटलाइन चाहिए इनसाइड, यानी आपको अगर किसी भी टेबल के खाली बीच में आपको आउटलाइन करनी है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। देन यहाँ पे फिल, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स गिवन है। देन यहाँ पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन गिवन है जिसमें आपको लॉक्ड और हिडन, लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, रिव्यू टैब चेंजेस ग्रुप प्रोटेक्ट शीट बटन। यानी अगर आप कोई अपनी वर्कशीट क्रिएट करते हैं, वर्कशीट यानी अपनी एक्सेल शीट, तो आप उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, आप अपना कोई पासवर्ड भी लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नंबर वाले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर जनरल का ऑप्शन गिवन है, नंबर का ऑप्शन गिवन है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट। आपको जो ये सारे ऑप्शंस मैं अभी बता रही थी, ये जनरल का ऑप्शंस यहाँ पर है। लाइक यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, जनरल के अंदर आपके सारे फॉर्मेट्स मिक्स होते हैं। नंबर के अंदर आपका न्यूमेरिक आ गया, करेंसी के अंदर आपका जो भी डॉलर या फिर रुपी का साइन होता है ये सब, अकाउंटिंग में आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड, देन शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज फॉर्म में अगर आपको चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, देन आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको गिवन है। करेंसी और परसेंटेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर डायरेक्ट भी गिवन है। अगर आप किसी नंबर पे आगे करेंसी का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइड क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रुपीज़ में, डॉलर में, आपको यूरोज में, आपको हर तरह की यहाँ पर करेंसी गिवन है। यहाँ पर अगर आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर और भी सिंबल्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सेल पे सिलेक्ट करेंगे और फिर करेंसी सिलेक्ट करेंगे, मैं अगर रुपी सिलेक्ट करती हूँ तो ये करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैं अगर यहाँ पर करेंसी कोई और सिलेक्ट करती हूँ, डॉलर सिलेक्ट किया मैंने तो ये डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर मैं किसी भी दो सेल के बीच में या दो रो के बीच में या दो कॉलम के बीच में कुछ भी इंसर्ट करना चाहती हूँ, कोई भी सेल या फिर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम, तो मुझे इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर इंसर्ट सेल का ऑप्शन गिवन है, इंसर्ट शीट, रोज का ऑप्शन गिवन है, कॉलम्स का ऑप्शन गिवन है, या फिर पूरी की पूरी शीट का ऑप्शन गिवन है। अगर मैं यहाँ पे सेल इंसर्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे शीट सेल राइट में सिलेक्ट करना है, डाउन सिलेक्ट करना है, एंटायर रो या फिर एंटायर कॉलम। अगर मुझे सिर्फ एक सेल इंसर्ट करना है तो मैं ये फर्स्ट 2 में से करूँगी। अब मुझे देखना है कि मुझे राइट में करना है या डाउन में करना है। अगर मैं डाउन में करती हूँ, इसे करने के बाद ये यहाँ पे नीचे चला गया और ये जो ऊपर है एक ब्लैंक सेल क्रिएट हो गया। ऐसे ही आप इंसर्ट की और भी ऑप्शंस को यूज़ करके सेल इंसर्ट कर सकते हैं या फिर पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेल राइट वाले पे क्लिक करती हूँ तो ये जो सेल था वो राइट में उठ के चला गया और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया। देन मैं अगर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ इंसर्ट सेल में ही जाकर,
एंटायर रो का अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, एंटायर रो का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक न्यू रो जनरेट हो गई है नेम और इसके बीच में। फिर मैं अगर एक और जो ऑप्शन बचा हुआ है वो भी सिलेक्ट करके बताती हूँ। एंटायर कॉलम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक नया कॉलम जनरेट हो गया, ये नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया है। फिर यहाँ पर ऐसे ही इंसर्ट शीट रो कॉलम्स, देन इंसर्ट शीट रो पे करूँगी, देन एक और रो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। कॉलम में फिर से यहाँ पर एक और ब्लैंक कॉलम आ गया। पहले ये आई पे था, फिर ये जे पे आ गया था और अभी केक पे है। इंसर्ट के ही साथ डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट में डिलीट सेल, रो, कॉलम और शीट का ऑप्शन गिवन है। डिलीट सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट, अप, रो और कॉलम, यहाँ पर सारे ऑप्शंस गिवन है। जो भी सेल डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन मैं यहाँ पर गई डिलीट वाले ऑप्शन पे, मैंने सेल पे क्लिक किया। देन मैंने यहाँ पे शिफ्ट सेल अप, अब मैंने ये सिलेक्ट करा, ये सेल जो यहाँ पर था वो डिलीट हो गया और जो नीचे वाला सेल था वो ऊपर आ गया। अगर मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ लेफ्ट वाला, ये सिलेक्ट करने के बाद जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो डिलीट हो गया और ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। देन फर्दर अगर मैं रो का कॉलम सिलेक्ट करूँ तो वो पूरी की पूरी रो यहाँ से गायब हो गई। देन कॉलम के केस में यहाँ से पूरा कॉलम चला गया। यहाँ पर ऑटो सम का भी ऑप्शन दिया गया है जिसे आप यूज़ करके डेटा का इजीली टोटल कर सकते हैं या फिर सम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट सिंपली यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके बताऊँ, मैं यहाँ पर सिंपली न्यूमेरिक में कोई भी डेटा टाइप कर लेती हूँ और आपको टोटल करके बताती हूँ। मैंने ये डेटा यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऑटो सम के ऊपर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन सब का टोटल आ जाएगा, मुझे जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे टोटल आ चुका है। अगर आप इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस सेल पे जो भी फॉर्मूला लगा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब कभी भी आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो आपको यहाँ पर नजर आता है। आप बिना ऑटो सम का यूज करे और बिना कोई फॉर्मूला लगाए भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको पहले इक्वल टू टाइप करना होगा, फिर आपको सेल का रेफरेंस देना होगा जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं, फिर आपको ऐड का बटन प्रेस करना है, देन आपको फिर सेकंड सेल सिलेक्ट करना है, देन आपको फिर से प्लस का ऑप्शन क्लिक करना है एंड देन फिर आपको थर्ड सेल सिलेक्ट करना है एंड देन आपको जस्ट एंटर पे क्लिक करना है। ये आपको टोटल बता देगा। ये तरीका शॉर्ट डेटा के लिए या फिर लिमिटेड डेटा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपको 100 या थाउजेंड्स में डेटा गिवन होता है तब आप ये तरीका यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जब आपको फॉर्मूलेस का यूज़ करना पड़ेगा। ऑटो सम के ठीक नीचे यहाँ पे फिल का ऑप्शन गिवन है। फिल में जाके यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। मैं अगर डाउन पे क्लिक करूँगी तो मेरा जो ऊपर वाला सेम डेटा था वो नीचे आ चुका है। अगर मैं राइट में क्लिक करूँगी तो जो मेरा राइट में डेटा था वो सेम यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं अप करती हूँ तो जो नीचे वाला था वो ऊपर आ चुका है। ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट करूँगी तो लेफ्ट में कुछ था नहीं, इसलिए सेल भी ब्लैंक हो गया। सेव करने के लिए यहाँ पर जो फाइल का ऑप्शन गिवन है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक करके आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट भी दिया जा सकता है एक्सेल से डायरेक्ट, और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी गिवन है, एक्सपोर्ट में आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ये न्यू शीट का ऑप्शन है, न्यू में जाकर आपको ये ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपकी कोई भी पुरानी सेव्ड है वर्कबुक तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके। बिना माउस के भी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके भी बिना फाइल के ऑप्शन पे जाए सेव किया जा सकता है। जस्ट आपको Ctrl+S प्रेस करना है, इसके बाद आपकी फाइल डायरेक्ट सेव हो जाएगी। कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C और कट करने के लिए Ctrl+X। पेस्ट करने का ऑप्शन है Ctrl+V। और जो अंडो है, अंडो यानी आपने जो भी सेल में कुछ भी टाइप किया आपको रिवर्स करना है। आप पुराने से जो आपने पहले से जो किया हुआ था आपको वापस से उसी पोजीशन पे जाना है, तो आप अंडो कर सकते हैं। उसके लिए आपको Ctrl+Z करना पड़ेगा।
मैं अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ और मैं इसे Ctrl+Z कर देती हूँ तो ये यहाँ से चला गया। फिर इसके बाद फुल रो सिलेक्शन। फुल रो सिलेक्शन के लिए आपको Shift+S स्पेस प्रेस करना है। Shift+स्पेस प्रेस करते ही पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम के सिलेक्शन के लिए Ctrl+Shift+डाउन एरो सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर अप। अगर आप कॉलम के फर्स्ट सेल पर हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+Shift+डाउन सिलेक्ट करना है तो आपकी जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले किसी सेल पर हैं तो आपको जस्ट प्रेस करना है Ctrl+Shift+अप वाला एरो। इसे प्रेस करते ही आपका जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+ है। प्लस यानी आपका जो कीबोर्ड के अंदर प्लस साइन की जो शॉर्टकट की है आपको वो प्रेस करनी है। इससे पहले जो प्लस मैंने बाकी शॉर्टकट कीज में मेंशन किया हुआ उसका मतलब एंड है, वहां पर प्लस साइन वाली शॉर्टकट की प्रेस नहीं करनी है। इंसर्ट रो के लिए पहले आपको Ctrl+ प्रेस करने से पहले आपको एक रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पर आपको वो रो इंसर्ट करनी है। यानी पहले आप किसी भी रो को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर वहां पे आप Shift+स्पेस बार आपने प्रेस किया, फिर आप Ctrl+ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट होगी। और यही रो को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसके लिए Ctrl- प्रेस कर दूंगी। कॉलम के लिए भी सेम शॉर्टकट की है जो रो की थी। अगर ऐड करना है कॉलम तो Ctrl+ प्रेस करेंगे, अगर डिलीट करना है तो Ctrl-। और इस शॉर्टकट की को प्रेस करने से पहले आपको पहले सिलेक्शन करना होगा। अगर मैं ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेती हूँ और जस्ट Ctrl+ प्रेस करूँगी तो यहाँ पर ये नया कॉलम जनरेट हो गया। और अब अगर मैं Ctrl- कर दूँगी तो ये डिलीट हो गया। इसके अलावा अगर आपको एक सेल से नीचे ड्रैग करना है, नीचे तक आपको सिलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर सेल तक, तो इसके लिए आपको Shift+डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपको सेम जो ये सेल है, आपने यहाँ पे Ctrl- लिखा हुआ है और आपको नीचे वाले सेल में भी ये चाहिए, तो आपको ये वाले सेल के साथ साथ नीचे ड्रैग करना है, फिर यहाँ पर Ctrl-D प्रेस करना है तो ये सेम यहाँ पर आ जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा सेल में चाहिए, इसके साथ साथ आपको और नीचे तक वहाँ सिलेक्शन करना पड़ेगा जहाँ तक चाहिए, और फिर Ctrl-D प्रेस करते ही ये सारे सेल्स में आ जाएगा। इन्हीं सेल से आपको अगर फर्स्ट सेल पे जाना है जो कि A1 है तो उसके लिए आपको Ctrl+Home प्रेस करना पड़ेगा। Ctrl-Home प्रेस करते ही आप फर्स्ट सेल पर आ जाएंगे। फर्स्ट सेल पे आके अगर आप Ctrl-A प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको कुछ और शॉर्टकट्स बताए थे वो भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। फिल के लिए मैंने Ctrl+D बताया था, जो यहाँ से ड्रैग करके मैंने सेम यहाँ पे नीचे, अगर आपको भी सेम सेल्स में चाहिए। फिर अगर आपको होम पर जाना है यानी फर्स्ट सेल पर अगर जाना है तो उसके लिए Ctrl+Home प्रेस करना पड़ेगा। पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस करना है, लेकिन वो आपको फर्स्ट सेल पर जाके करना है। ड्रैग डाउन करने के लिए Shift+डाउन एरो शॉर्टकट की। इसको एडजस्ट करने के लिए पहले आपको सारे सेल सिलेक्ट करने हैं जिसका भी डेटा आपको एडजस्ट करना है। फिर सेल को डेटा के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए Alt+HOI प्रेस करना है। Alt+HOI प्रेस करने के बाद ये डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की Alt+HOI है। टैब में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपको शॉर्टकट की से एक्सेस करने हैं तो आपको जस्ट पहले Alt प्रेस करना पड़ेगा। Alt प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये शॉर्टकट कीज एक्टिवेट हो गई हैं। यहाँ पर आपको जो अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं वो हर एक ऑप्शन के ऊपर दिए गए हैं, वो उस ऑप्शन से रिलेटेड अल्फ़ाबेट है जिससे आप प्रेस करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। होम के लिए मैंने H प्रेस किया। अब H प्रेस करने के बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबकी शॉर्टकट की उस फंक्शन के ऊपर दिखाई दे रही है। मुझे अब इस डेटा के ऊपर बॉर्डरिंग करनी है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर बॉर्डरिंग कर सकती हूँ। बॉर्डरिंग करने के लिए पहले आप पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी बॉर्डरिंग करनी है। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब Alt प्रेस करना है। Alt प्रेस करने के बाद
होम के लिए H प्रेस करेंगे। H प्रेस करने के बाद सारे ऑप्शंस की जो शॉर्टकट की है वो एक्टिवेट हो गई है। बॉर्डर के लिए B शॉर्टकट की गिवन है, तो B प्रेस करने के बाद सारे ऑप्शंस आ गए हैं। हर एक ऑप्शन के आगे शॉर्टकट की गिवन है, तो जो भी रेलेवेंट ऑप्शन है, जो भी आपको यूज़ करना है, उसके आगे की आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है। अभी मुझे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ करना है, तो इसके लिए मुझे A शॉर्टकट की प्रेस करी, तो यहाँ पर बॉर्डरिंग हो चुकी है। तो देखा आपने, शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आप फॉर्मेट को रिपीट कैसे करेंगे। अगर आपको एक फॉर्मेट एक से ज़्यादा बार रिपीट करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना पड़ता है। आप फॉर्मेट पेंटर की जगह पे F4 फंक्शन की भी यूज़ कर सकते हैं। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फंक्शन कीज़ गिवन होती है। F1 से F12 तक फॉर्मेट के लिए आपको F4 फंक्शन की यूज़ करनी है। किसी किसी लैपटॉप में खाली F4 फंक्शन की प्रेस करने से भी यूज़ नहीं हो पाती है, इसके लिए आपको फंक्शन का बटन अलग से गिवन होता है फंक्शन कीज़ को यूज़ करने के लिए। तो आप फंक्शन की प्लस F4 की दोनों साथ में प्रेस करेंगे। F4 फंक्शन की लास्ट फॉर्मेट को रिपीट करने के लिए की जाती है। यानी अगर मैं यहाँ पर कलर का फॉर्मेट लगाती हूँ एंड मुझे नेक्स्ट किसी और सेल में सेम फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने जस्ट F4 की प्रेस करी, इसके बाद मुझे सेम फॉर्मेट मिल गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्मेट लगाया हुआ है, लाइक मैंने इसे बोल्ड भी कर दिया, इसे इटैलिक भी कर दिया, और अब बोल्ड एंड इटैलिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहती हूँ, तो मैंने F4 प्रेस किया, लेकिन ये सिर्फ इटैलिक होगा, बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने लास्ट फंक्शन जो यूज़ किया था फॉर्मेट का वो इटैलिक था। तो ये पूरे सेल का फॉर्मेट कॉपी नहीं करता, ये जस्ट लास्ट सेल का जो लास्ट फॉर्मेट होता है ये उसी को कॉपी करता है। अब इस फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन गिवन है। या तो इसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, या फिर वही शॉर्टकट की के लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना है, देन H प्रेस करना है, फिर E प्रेस करना है, एंड देन फॉर्मेट के लिए आपको F प्रेस करना है। तो इसका शॉर्टकट की हो गया ऑल्ट H E F। तो ये फॉर्मेट क्लियर करने के लिए। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड और रिप्लेस समथिंग इन एक्सेल। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको फाइंड के लिए दिया गया है, सेकंड ऑप्शन रिप्लेस के लिए। इसमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन गिवन है। फाइंड में अगर मुझे ये नेम फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जितने भी इस नाम से सेल गिवन होंगे, ये उस सब का रेफरेंस यहाँ पर दे देगा। और अगर एक से ज़्यादा नेम गिवन है तो आप फाइंड नेक्स्ट करके पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही नेम गिवन है इस नाम से, तो ये उस सेल का रेफरेंस यहाँ पे दे रहा है। नेम फाइंड करने के बाद अगर आपको इसे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस पे जाकर रिप्लेस विद में वो नेम टाइप करना पड़ेगा जिसके साथ रिप्लेस करना है। यहाँ पर मैंने राम टाइप किया, अब मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, तो ये रिप्लेस हो गया। यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन है, एक रिप्लेस ऑल और एक रिप्लेस। रिप्लेस ऑल मतलब जितने भी सेल सेम नेम से गिवन है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, और रिप्लेस सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल को रिप्लेस करने के लिए। फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F है, यानी आपको कंट्रोल F प्रेस करना है फाइंड और रिप्लेस के लिए। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। देन अब देखते हैं रैप कैसे करना है। रैप टेक्स्ट को रैप करने के लिए होता है जब टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा होता है, उसमें कंप्लीट नहीं आ पाता है। अगर मैं ये वाला टेक्स्ट कॉपी करती हूँ किसी और सेल के अंदर, तो ये इससे बाहर जा रहा है। अब मैं रैप टेक्स्ट के ऊपर अगर क्लिक करूँगी तो ये इस तरीके से रैप हो गया। इसे शॉर्टकट की के जरिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब मर्ज एंड सेंटर के बारे में देखते हैं कि ये कब यूज़ होता है। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है, जिसमें आपको 4 फर्दर ऑप्शंस गिवन है। मर्ज एंड सेंटर तब यूज़ किया जाता है जब आपको एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना होता है। लाइक मैंने ये वाले सारे सेल्स सिलेक्ट कर लिए, अब मुझे इन्हें मर्ज करना है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, ये सारे सेल्स मर्ज हो गए। अब ये यहाँ पर सारे मर्ज होकर एक सेल बन गया। सेल्स को वापस अनमर्ज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, तो ये वापस से पहले जैसे हो गए। फिर इसको अगर मर्ज अक्रॉस करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगर इसे लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पर गिवन है मर्ज सेल का, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं।
मर्ज एंड सेंटर के लिए Alt H M इज द शॉर्टकट की। अब देखते हैं ऑटो फॉर्मेट के बारे में। ऑटो फॉर्मेट के लिए आपको पहले डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है Alt OIA। Alt OIA इज द शॉर्टकट की। इसको प्रेस करने के बाद आपके सामने ये सारे फॉर्मेट आ गए हैं। इसके अंदर आपको काउंटिंग पर्पस के लिए भी फॉर्मेट दिया गया है। आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ये सारे ऑटोमेटिक फॉर्मेट हैं। इसमें से जस्ट आपको एक फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मैंने ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई और फॉर्मेट अप्लाई करती हूँ तो वो भी यहाँ पर इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Alt OIA। Now let us see how to add special characters and symbols in your data. Special characters और symbols के लिए Alt IS is the shortcut की। Alt IS टाइप करने के बाद आपके सामने ये सिंबल्स अपीयर होंगे। यहाँ पर आपको स्पेशल करेक्टर्स का भी ऑप्शन गिवन है, जिसमें आपको कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क ऐसे ऐसे सिंबल्स भी मिल जाएंगे। तो आप इसमें से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है Alt IS। अब देखते हैं कि आप फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। फिल्टर के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना होगा। यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन गिवन है। इसके लिए पहले डेटा सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर फिल्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन गिवन है और आपको यहाँ पर सारे नेम्स गिवन है जो भी इस पर्टिकुलर कॉलम में गिवन है। जो भी नेम आप सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ पर अपीयर होंगे। सिलेक्ट ऑल को करते ही वापस ये वैसे ही हो जाएगा। इस फिल्टर को हटाने के लिए आपको फिर से फिल्टर पर क्लिक करना है। अब इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए दो तरह की शॉर्टकट की है। पहला है Ctrl+Shift+L और इसको हटाने के लिए भी सेम शॉर्टकट की है। सेकंड शॉर्टकट की है Alt+HSF। इसको लगाने से भी आपका फिल्टर लग जाएगा और सेम शॉर्टकट की को प्रेस करते ही आपका फिल्टर हट भी जाएगा। तो आप कोई सी भी की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक की है Ctrl+Shift+L और दूसरी की है Alt+HSF। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे टैब गिवन होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। इसके साथ आप अपना भी कोई टैब क्रिएट कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए कस्टमाइज रिबन का यूज़ किया जाता है। कस्टमाइज रिबन का यूज़ करने के लिए आपको जस्ट सिंपली यहाँ पर प्लेस करना है अपना कर्सर, देन राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, या फिर आप इसे फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। फाइल में जाकर आपको यहाँ पर ऑप्शंस का जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके सामने ये सेम ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। किसी भी टैब के आगे आपको न्यू टैब इंसर्ट करना है। आपको वो टैब पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रिव्यू सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने न्यू टैब सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर न्यू टैब कस्टम और न्यू ग्रुप कस्टम का ऑप्शन आ गया। न्यू ग्रुप कस्टम करने के बाद अब मुझे यहाँ पर कोई से भी जो ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करने हैं न्यू टैब के अंदर जो मुझे चाहिए होंगे वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी। रैंडमली मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ऐड कर दिया, देन मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे ईमेल भी ऐड कर दिया, देन यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन भी ऐड कर दिया। कुछ भी ऐड करके देख लेते हैं। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टैब का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस शो कर रहे हैं जो भी मैंने सिलेक्ट किए थे। तो ये यहाँ पर डेटा, रिव्यू और इसके आगे ये टैब आ चुका है। ये बिल्कुल इन्हीं के जैसा है। इस टैब का नेम चेंज करने के लिए आपको फिर से कस्टमाइज के ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद
आपको यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन गिवन है, तो जैसे स्टेप को सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर रीनेम पे क्लिक किया, जो भी नाम रखना है वो इसका रख दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर अगर आपको ये सारे ऑप्शंस अगर यहाँ से हटाने हैं, रिमूव करने हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पर ये जो ऑप्शंस यहाँ पर ऐड करे थे, यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करना है। एक एक करके सारे ऑप्शन हट जाएंगे। आपका वो टैब रिमूव हो चुका है, ये फिर से पहले जैसा हो गया। कस्टमाइज्ड रिबन आप चाहे तो शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपके सामने ये F शॉर्टकट की है जो फाइल के लिए है। फिर आप ऑप्शन के लिए T प्रेस कर सकते हैं एंड देन आपके सामने ये कस्टमाइज्ड रिबन का ऑप्शन ये रहा, तो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। इसमें आपको हाईलाइट सेल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, ये सब गिवन है। फिर आपको यहाँ पर न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल का भी ऑप्शन गिवन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स गिवन है। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर सेल किसी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंडीशंस के बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है। मैं आपको पहले डुप्लीकेट वैल्यूज बताती हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज में डुप्लीकेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट का भी यहाँ पे कलर डिसाइडेड है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी डुप्लीकेट नेम थे वो हाईलाइट हो गए। यहाँ पर और भी कलर ऑप्शंस गिवन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट के अलावा अगर मैं यहाँ पे यूनिक वैल्यू सिलेक्ट करती, डुप्लीकेट के अलावा जितनी भी यूनिक नेम है वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स के और रूल्स देखते हैं। ग्रेटर देन में जाके यहाँ पे ऑलरेडी 109 सिलेक्टेड है। जो भी 109 से ऊपर की डिजिट्स हैं वो सारी हाईलाइट हो गई हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करूँगी 100 से ऊपर, तो वो हो गई। जो भी ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर वैल्यू से होगी तो वो सारी फील्ड्स हाईलाइट हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर लेस देन का भी ऑप्शन है, तो सेम इसी तरीके से 109 से जो भी लेस देन वाली वैल्यूज थी वो हाईलाइट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर टेक्स्ट के लिए भी ऑप्शन गिवन है, टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके लिए आपको पहले न्यू रूल्स में जाना होगा। न्यू रूल्स में जाकर आपको जो ये सेकंड ऑप्शन गिवन है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यहाँ पर आपको सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टेक्स्ट चूज करना है। यहाँ पर कंटेनिंग ऑलरेडी चूजन है। देन आपको यहाँ पर कोई भी नेम सिलेक्ट करना है टेक्स्ट में से। मैंने यहाँ पर एक नेम सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, क्यों किस तरीके से हाईलाइट हो। मैंने यहाँ पर कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया, लाइक ये कलर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ओके क्लिक करना है, फिर यहाँ दोबारा ओके करना है एंड देन यहाँ पर ये कलर हो चुका है। न्यू रूल्स में फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में आप चाहें तो सेल वैल्यू में भी, जैसे हमने डायरेक्ट ऊपर से किया था ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेल वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस गिवन है। देन आपको यहाँ पर सेल का रेफरेंस देना है या फिर आपको टाइप करना है। उसके बाद आप इजीली यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कोई भी टॉप वैल्यूज़ या फिर बॉटम वैल्यूज़ कलर कर सकते हैं। इसके लिए आप 10 की जगह पे 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने टॉप 5 ली। आपको पहले एक साथ के साथ कलर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पर टॉप वैल्यूज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन गिवन है। फॉर्मेट में जाने के बाद कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो टॉप 5 वैल्यूज हैं हाईएस्ट इन वैल्यू वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। ऐसे ही आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टॉप के साथ साथ बॉटम का भी ऑप्शन गिवन है, तो आप उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। सेल्स रूल्स में डेट एंड ग्रिड का ऑप्शन गिवन है, वो बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले डेट की रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। डेट की रेंज सिलेक्ट करने के बाद अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर यहाँ पर डेट एंड ग्रिड का ऑप्शन गिवन है। इस पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस गिवन है कि किस कंडीशन के बेसिस पे आपको सेल हाईलाइट करना है। यहाँ पे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लिस्ट, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, आप कुछ भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हाईलाइट के लिए ऑप्शंस गिवन है, कोई सा भी कलर सिलेक्ट किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे लास्ट मंथ सिलेक्ट किया है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हो गया। फर्दर न्यू रूल्स में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए डेट वाइज आपको फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन में जाना है। यहाँ पर आपको सेल वैल्यू हटाकर डेट अकरिंग का ऑप्शन चूज करना है। फिर आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे जो डेट की फॉर्मेटिंग के लिए थे। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लास्ट वीक कर देती हूँ। इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट हो चुका है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के अंदर मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस बता दिए थे। टॉप 10 रूल्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, आप इसमें से किसी भी बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन डेटा बार्स में आपको जस्ट यहाँ पर इस टाइप के आपको ऑप्शंस गिवन है। देन कलर स्केल्स में इस टाइप के ऑप्शंस हैं एंड आइकन सेट्स में आप यहाँ से कोई भी आइकन चूज कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर मैनेज रूल्स का ऑप्शन गिवन है, मैनेज रूल्स में आपने जो भी अभी तक रूल्स लगाए हैं आप उसे यहाँ से मैनेज रूल में जाकर एडिट कर सकते हैं। एडिट रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डेट अकरिंग की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, या फिर आप दोबारा से कुछ और डेट या मंथ आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है। ऐसे ही यहाँ से डिलीट भी हो सकते हैं। डिलीट रूल क्लिक करने के बाद अब मैं आपको कस्टम लिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। कस्टम लिस्ट या फिर ऑटो लिस्ट ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए होती है सीरीज को। कुछ कस्टम लिस्ट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट गिवन होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और आपको नीचे तक ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल्स फिल करने हैं तो आपको जस्ट फिल सीरीज पे क्लिक करना है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल होगी। ऐसे ही अगर आप कोई डेज वाइज लिखते हैं, मंडे या फिर ट्यूसडे, तो उसके नीचे से जैसे ही आप ड्रैग करेंगे सारे डेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऐसे ही मंथ्स में भी ऐसे ही गिवन होता है। ड्रैग करते ही सारी सीरीज फिल हो जाएगी। ऐसे ही आप खुद की भी अपनी एक कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे वो सारी लिस्ट फिल हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना कैसे है। आपको फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो फर्दर ऑप्शन का यहाँ पर गिवन है वहाँ पर जाना है। यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको जनरल हेड में जाना है। जनरल में जाने के बाद यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन गिवन है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे पहले से ही जो ये लिस्ट गिवन है ये बाय डिफॉल्ट होती है। यहाँ पर आप अपनी खुद की भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पर आप जो भी लिस्ट क्रिएट करनी है वो आप डाल सकते हैं। मैं किसी भी नेम वाइज डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाने के बाद ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही ये लिस्ट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी वो लिस्ट बन चुकी है। आपको जस्ट वो फर्स्ट वर्ड टाइप करना है। अब आप यहाँ पर एक भी नाम टाइप करेंगे तो आपका फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद आपको जस्ट ड्रैग करना है। जो भी आपने नाम वहाँ पे डाले थे वो सारे यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। ये आपकी कस्टमाइज्ड लिस्ट तैयार है। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है।
बहुत हेल्प करने वाली है। आपकी अगर कोई खुद की कंपनी है तो आपका एम्प्लॉयज़ का डेटा अगर आपको मेंटेन करना है तो उसमें आपकी हेल्प करेगी। आपके वर्क में आपको डेटा मेंटेन करने में बहुत हेल्प करने वाली है, आपको डेटा सॉर्ट करने में हेल्प करने वाली है। अब अगर आप इस लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोबारा फाइल के ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शंस पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, एडवांस पे जाने के बाद जनरल हेड में जाना है। जनरल हेड में जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन गिवन है। आपने जो लिस्ट ऐड करी थी उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन गिवन है, तो ये डिलीट करते ही यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो अब ये लिस्ट डिलीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल सीरीज का ऑप्शन यहाँ से चला गया। तो ऐसे ही आप n नंबर ऑफ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर ये डेटा गिवन है जिसमें यहाँ पर नेम गिवन है और यहाँ पर सब्जेक्ट्स गिवन है और ये सारे मार्क्स हैं हर एक स्टूडेंट्स के। अब मुझे इस डेटा में ये जो नेम्स हैं मुझे यहाँ पर चाहिए और ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर रिटर्न है मुझे यहाँ पर चाहिए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये आप ट्रांसपोज फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस डेटा को कॉपी करना है, देन आपको पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल के लिए आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल पर सिलेक्ट करना है एंड ट्रांसपोज सिलेक्ट करना है। ट्रांसपोज सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये सारा डेटा कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर अब सारे नेम आ चुके हैं और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। पर नेम और सब्जेक्ट्स के साथ साथ जितने भी मार्क्स थे वो भी एडजस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही सेल में दो हेडिंग्स को डिवाइड कर दिया है एक डायगोनल लाइन की हेल्प से। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने इस डेटा को यहाँ पर कॉपी कर लिया है। इस सेल में हेडिंग को डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले एक डायगोनल लाइन की ज़रूरत है। डायगोनल लाइन के लिए आपको राइट क्लिक करना है, देन आपको फॉर्मेट सेल्स में जाना है। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन गिवन है। बॉर्डर में आपको डायगोनल लाइन का यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर वेरियस लाइन अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पर दी गई है। आप कोई सा भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर एक डायगोनल लाइन आ चुकी है। हम जैसे सिंपली टाइप करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमें डायगोनल के राइट साइड पर डेटा चाहिए यानी कि सब्जेक्ट टाइटल जो चाहिए वो टाइप करेंगे। सब्जेक्ट टाइप करने के बाद अब यहाँ पर हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन में एक ही सेल के अंदर टाइप कर सकें। यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे, देन आपको एंटर करना है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये डायगोनल लाइन के इस तरफ आ रहा है और हमें इसे अपोजिट साइड पे करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके स्पेस देना है। यहाँ पर हम पहले इस सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस सेल को बड़ा करने के बाद वो हम यहाँ पर जब स्पेस देंगे तो ये आगे चला जाएगा। देन आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो ये टाइटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा गिवन है, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स गिवन है और यहाँ पर आपको मंथ वाइज सारी सेल गिवन है। तो यहाँ पर अलग अलग मंथ में अलग अलग सेल हुई है। यहाँ पर कभी सेल इंक्रीज हुई है तो नेक्स्ट मंथ में डिक्रीज हुई है या फिर इंक्रीज हुई है। ऐसे ही आप इन सेल्स का जो इंक्रीज डिक्रीज है इसे आप एक ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहते हैं, यानी आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज ग्राफ मिल जाए पिछले 6 महीने का जो आपको गिवन है जनवरी से जून तक का, ताकि आप एक आइडिया लगा सकें कि आपका ग्राफ किस शेप में जा रहा है, आपकी सेल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है मंथ वाइज, आप ये पता लगा सकें। को जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन गिवन है। कॉलम ग्राफ में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर डेटा रेंज सिलेक्ट करनी है। डेटा रेंज हम जनवरी से जून तक का जो सेल्स का डेटा है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर लोकेशन रेंज है, यानी कि आपको कौन से सेल में इस ग्राफ को शो करना है। तो हमने यहाँ पर सेल सिलेक्ट कर लिया है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर ग्राफ आ चुका है जो कि पिछले 6 महीने की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही अब आपको सिंपली इसे कॉपी करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। देन आपके सारे सेल्स में यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा मंथ वाइज, जो भी आपकी सेल्स थी वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो सब आपको यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में शो हो जाएगा। आप अपने ग्राफ का कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस कलर ऑप्शंस गिवन है, तो आप इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप लाइन चार्ट का यूज भी कर सकते हैं। लाइन चार्ट में जाकर आपको यहाँ पर डेटा रेंज सिलेक्ट करनी है। डेटा रेंज में आप मंथ वाइज डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको लोकेशन रेंज सिलेक्ट करनी है। लोकेशन रेंज यानी आपको जहाँ पर डेटा चार्ट चाहिए। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका लाइन चार्ट अपीयर हो गया है। ऐसे ही आप जस्ट इसे ड्रैग कर दीजिए या कॉपी कर दीजिए तो ये सब जगह पर आ जाएगा। अब आपको हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज चार्ट गिवन है, तो आप अपनी सेल्स देख सकते हैं, आपकी स्केल किस स्केल पर जा रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितना वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पर आपको डेटा गिवन है और बीच बीच में आपको ब्लैंक सेल्स भी गिवन है। अब इन ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है, तो इसके लिए आप या तो एक एक सेल को पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपको हर एक सेल पर जाकर ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको लार्ज क्वांटिटी में डेटा गिवन होता है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। आप वहाँ पर एक एक सेल को जाके रिमूव नहीं कर सकते। एक एक रो को डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में अब आपको करना क्या है, चलिए देखते हैं। सिंपल कंट्रोल जी प्रेस करना है, देन स्पेशल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स का ऑप्शन गिवन है, इसे सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करना है। अब यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको जस्ट कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। कंट्रोल माइनस प्रेस करने के बाद सिर्फ शिफ्ट सेल्स अप का ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पर आपको ओके क्लिक करना है। जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो सारे रिमूव हो चुके। यहाँ पर आपको डेटा गिवन है एम्प्लॉयज का, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज नेम गिवन है, यहाँ पर आपको इनकी सैलरीज गिवन है। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय है आकाश, जिसकी सैलरी 20,000 है। फिर यहाँ पर एक और एम्प्लॉय है आकाश, जिसकी सैलरी 40,000 है। फिर यहाँ पर एक और बार आकाश है, इसकी भी सैलरी 20,000 है। यानी यहाँ पर ये जो आकाश की सैलरी 20,000 थी, ये यहाँ पर दोबारा से डुप्लीकेट है, तो हमें इसे रिमूव करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आपको पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है। यहाँ पर आपको रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो हेडिंग्स थी कॉलम की वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये नो डुप्लीकेट फाउंड बता रहा है, जबकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट है। ऐसा ही इसलिए दिखा रहा है कि हमने रेंज में यहाँ पर सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट किया हुआ था। इसने ऑटोमेटिकली तीनों हेडिंग्स उठा ली थी, जिसमें सीरियल नंबर भी था और सीरियल नंबर सबका डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसने डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं फाइंड किया। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। देन रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सीरियल नंबर हटा देना है। अब यहाँ पर जो ये दो कॉलम्स रह गए हैं, नेम और सैलरी, बस आपको इसको सिलेक्ट कर रखना है और आपको ओके प्रेस करना है। अब यहाँ पर इसने डुप्लीकेट डिलीट कर दिया है। यहाँ पर लिखा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव। यहाँ पर एक डुप्लीकेट वैल्यू थी जो कि रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर आकाश नाम की 3 एंट्रीज थी, जिसमें से इसने 2 एंट्री रहने दी है, बाकी जो एक एंट्री थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ऐसा इसने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री थी, एक एंट्री थी आकाश की 20,000 सैलरी और जो एक और एंट्री थी आकाश विद 20,000 सैलरी, वो इसने रिमूव कर दी है। इसने दोनों कॉलम्स को कंसीडर किया है, नेम एंड सैलरी, यानी जहाँ पर भी नेम और सैलरी दोनों सेम थी, इसने सिर्फ वही डेटा को रिमूव किया है। इसने ये वाला डेटा जो कि आकाश विद सैलरी 40,000, यहाँ पर सैलरी डिफरेंट थी इस सेल से, तो इसलिए इसने इसे रिमूव नहीं किया। बाकी जो ये डुप्लीकेट एंट्री दोनों कॉलम्स में थी, इसने उन दोनों को रिमूव किया है। अगर आप खाली नेम सिलेक्ट करेंगे, आपने नेम का डेटा सिलेक्ट कर लिया, देन आपने रिमूव डुप्लीकेट किया, तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ नेम का कॉलम सिलेक्टेड है। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर 2 डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी है, यानी आकाश नाम जो 2 बार आ रहा था और वो डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट हो चुकी है। यानी इसने सैलरी की बेसिस पे कुछ भी कंसीडर नहीं किया। सैलरी के कॉलम आपका वैसा का वैसा ही है, सीरियल नंबर भी आपका वैसा का वैसा ही है, जस्ट आपके नेम रिमूव हो गया है यहाँ से। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का डेटा है और आपको कैसे रिमूव डुप्लीकेट करना है, आपको किस कंडीशंस की बेसिस पे कितने कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने हैं, जिसके बेसिस पे आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। यहाँ पर आपको नेम की लिस्ट गिवन है, सब नेम्स के आगे आपको सरनेम भी गिवन है, लेकिन जो हमें चाहिए वो सिर्फ नेम चाहिए, यानी हमें नेम विदाउट सरनेम चाहिए। आप कैसे सब नेम्स के आगे से एक साथ सरनेम हटा सकते हैं वो देखते हैं।
इसके लिए आपको कंट्रोल F प्रेस करना है, जो कि आप फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाइंड व्हाट में स्पेस देना है एंड स्टार पे क्लिक करना है। स्पेस स्टार देने के बाद आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते ही सबके सरनेम्स यहाँ से हट चुके हैं। तो अब आपके पास सिर्फ नेम की लिस्ट है विदाउट सरनेम। यहाँ पर मेरे पास एक और लिस्ट है जिसमें से मुझे सिर्फ सरनेम चाहिए। मुझे यहाँ से सबका नेम हटाना है और सिर्फ सरनेम चाहिए। इसके लिए आपको कंट्रोल F प्रेस करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको स्टार स्पेस दबाना है। स्टार स्पेस प्रेस करने के बाद आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। अब सबके सरनेम्स आपके पास हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि आप सरनेम कैसे हटा सकते हैं और यहाँ पर हमने देखा कि आप नेम कैसे हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आपको नेम और सरनेम अलग अलग कॉलम में गिवन है तो आप दोनों को कैसे मर्ज करके एक ही कॉलम में नेम विद सरनेम ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको इक्वल टू कॉन्केटनेट का फंक्शन यूज़ करना होगा। आपको ये वाला फंक्शन सिलेक्ट करना है। देन आपको ओपन ब्रैकेट देने के बाद आपको नेम सिलेक्ट करना है। नेम की रेफरेंसिंग देने के बाद आपको कॉमा देना है। देन आपको डबल कोट सिलेक्ट करना है, स्पेस देना है, फिर से डबल कोट सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है। देन आपको सरनेम सिलेक्ट करना है। सरनेम की रेफरेंसिंग देने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। आपका नेम और सरनेम दोनों एक ही सेल में मर्ज हो जाएगा और आपको नेम विद सरनेम मिल जाएगा। आपको जस्ट इसे ड्रैग करना है, आपके सारे नेम विद सरनेम कन्वर्ट हो जाए। आपको प्रोडक्ट्स की सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट गिवन है। यहाँ पर आपको टोटल सेल गिवन है और यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है। यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल में जितना आपको प्रॉफिट है वो गिवन है और यहाँ पर आपको टारगेट प्रॉफिट गिवन है यानी जितना आप चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो है 15% और जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है वो है 20%। यानी जितना हम प्रॉफिट चाहते हैं वो हमारा ज़्यादा है और जितना हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो कम है। अब हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट को टारगेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम अपना जो एक्चुअल प्रॉफिट 15% है उसे 20% में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे हम ये पता लगा सके कि हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अभी और चाहिए, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए जिससे हमारा टारगेट प्रॉफिट 20% मीट हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गोल सीक का, जिसके लिए आपको डेटा टैब में जाना पड़ेगा। डेटा टैब में जाकर आपको जाना है वर्टिफ एनालिसिस में। यहाँ पर आपको गोल सीक का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है सबसे पहले सेट सेल। सेट सेल में आपको आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो सिलेक्ट करना है। देन टू वैल्यू, आपको जितना प्रॉफिट चाहिए यानी आपका जो टारगेट प्रॉफिट है आपको यहाँ पर वो टाइप करना है। देन आपका नेक्स्ट ये पूछता है बाय चेंजिंग सेल, यानी कि आपको कौन से सेल के अंदर रिजल्ट चाहिए। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर आपका जो टोटल एक्चुअल प्रॉफिट था वो था 30,000 का। अब यहाँ पर आपको चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए जिससे आपका ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है 20% में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये बोल रहा है सेल मस्ट कंटेन अ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है हमें यहाँ से फॉर्मूला हटाना पड़ेगा। तो इसे हमें सिंपली नॉर्मल टाइप करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब जब हम यहाँ पर गोल सीक का यूज़ करेंगे, यहाँ के लिए हमें फिर से सेट सेल में सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट मेंशन है। देन टू वैल्यू के अंदर आपका टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा जितना आपको चाहिए। एंड देन बाय चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल में आपको जिस भी सेल में रिजल्ट चाहिए आपको वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर हमें प्रॉफिट के सेल में रिजल्ट चाहिए, टोटल प्रॉफिट को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर हम इस सेल की रेफरेंसिंग दे देंगे। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये टारगेट प्रॉफिट चेंज हो चुका है, यानी कि आपका प्रॉफिट 40,000 होना चाहिए जिससे आपका एवरेज प्रॉफिट 20% में कन्वर्ट हो जाए। आपका पहले जो प्रॉफिट था वो 30,000 था, ये बढ़कर 10,000 से 40,000 हो गया है, यानी आपको 10,000 और प्रॉफिट की ज़रूरत है 2 लाख की सेल्स पर, जिससे आपका प्रॉफिट 20% का हो जाए जो कि आपके टारगेट प्रॉफिट को मैच करेगा। नेक्स्ट ट्रिक, अगर आपकी शीट में बहुत सारे फॉर्मूलेस लगे हुए हैं, आपकी शीट में बहुत सारा डेटा है जहाँ पर आपने अलग अलग जगह पर फॉर्मूलेस लगा रखे हैं और आप देखना चाहते हैं एक साथ कि आपके फॉर्मूलेस आपने कहाँ कहाँ लगा रखे हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेस लगा रखे हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस टिल्ट प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस टिल्ट प्रेस करते ही आपके जहाँ पर भी फॉर्मूलेस लगे होंगे वो सारे विजिबल हो जाएंगे।
आपकी वैल्यूज़ की जगह पर आपके फॉर्मूलेज अपीयर हो जाएंगे। अब आप इजीली देख सकते हैं कि आपने कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया था, आप इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल व्यू चाहिए जैसे आपके पहले था, तो आपको फिर से कंट्रोल प्रेस करना है, आपका ये डेटा फिर से वैसे ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टिक, अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना है, जितने भी रोज और कॉलम्स उसमें होने चाहिए आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑलरेडी एरिया सिलेक्टेड है। देन यहाँ पर आपको माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक करना है, देन ओके क्लिक करना है। अब आपकी विद हेडिंग यहाँ पर टेबल बन चुकी है। यहाँ पर आपको फिल्टर्स शो हो रहे हैं, आप इसे हटा भी सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके। देन यहाँ पर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन यहाँ पर आपको टेबल के अलग अलग फॉर्मेट्स की बने, अलग अलग कलर्स के साथ आप यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी आप चाहते हैं। फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद आपकी ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट टिप, अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपको जाना है इंसर्ट टैब में, ऑनलाइन पिक्चर्स में जाना है। आपको अगर ऑनलाइन पिक्चर कोई नेट से निकाल कर ऐड करनी है, यहाँ पर आप कोई सी भी जो भी पिक्चर आप चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च अपीयरेंसेस में सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, आपको जस्ट एक पिक्चर पे क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगी, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट का ऑप्शन प्रेस करते ही यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसे एडजस्ट करने से ये पिक्चर छोटी हो गई है। अब आप इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर का कलर चेंज हो जाएगा। आपको जो भी कलर पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप पिक्चर में जो भी इफेक्ट्स देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिए गए हैं, आप कौन से फॉर्मेट में चाहते हैं आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना डेटा एक्सेल शीट की बजाय पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, आपने ये डेटा क्रिएट कर लिया एक्सेल में, अब आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ में सेव हो जाए, तो इसके लिए आपको पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा। देन आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपका उतना ही एरिया सिलेक्ट हो गया है, उतना आपका डेटा है। अब आपको जाना है फाइल के ऑप्शन पर, प्रिंट पर सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन गिवन है, आपको बस इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे से जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। प्रिंट एक्टिव शीट, यानी आपकी अगर एक ही वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स हैं, लेकिन अगर आप एक ही एक्टिव शीट जिस पर आपने क्लिक किया हुआ है आप सिर्फ उसी को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं एक साथ, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट सिलेक्शन, जितना आपने सिलेक्ट किया खाली आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको मार्जिन का ऑप्शन गिवन है, नॉर्मल, वाइड, आप स्पेसिंग कितने देना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन गिवन है, जो भी आपका डेटा फिट बैठता है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्केलिंग का ऑप्शन गिवन है, फिट शीट ऑन वन पेज, आप अगर एक ही शीट पर फिट करना चाहते हैं अपने डेटा को, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, देन फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, जिसमें भी आपका डेटा बेटर प्रेजेंट हो रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शंस गिवन है कि आप किस फॉर्मेट में आपको प्रिंट जो आपको चाहिए पीडीएफ में वो आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं, A3, A4, A5, लीगल, लेटर, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको मार्जिन, तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। देन कोलेटेड एंड अनकोलेटेड का ऑप्शन गिवन है। जस्ट आपको सारी सेटिंग्स करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है, फिर आपको सेव करना है जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद ये आपको डेटा इस तरीके से दिखाई देगा। पीडीएफ जनरली जब भी हमें किसी को डेटा सेंड करना होता है ऑफिशियल पर्पज से, तब हमें काम आता है। हम डायरेक्ट एक्सेल शीट किसी को सेंड नहीं करते,
इस डेटा को पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करके ऑफिशियली फिर ही सेंड किया जाता है। तो आपको इस एक्सेल शीट पे ये डेटा नज़र आ रहा होगा। इस डेटा पे फिल्टर लगाने के बाद आप अगर कोई भी नाम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसका टोटल दिखा रहा है और यहाँ पर सीरियल नंबर्स भी अपने आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका एक्चुअल सीरियल नंबर था वो नहीं शो कर रहा, बल्कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। बीच की सेल की रेफरेंसिंग यहाँ से हट चुकी है और ये जो टोटल है ये सिर्फ इन 3 रोज का यहाँ पर शो कर रहा है। बाकी के जितने भी बीच में यहाँ पर डिटेल्स थी उन सब का यहाँ पर टोटल शो नहीं कर रहा। तो आप ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम सबसे पहले इस डेटा को किसी और एक्सेल शीट में कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करते ही न्यू शीट ओपन हो जाती है। इसके बाद अब मुझे ये जो डेटा कॉपी करना है मुझे विदाउट फॉर्मूलेस का करना है, यानी मुझे कोई भी फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, मुझे जस्ट इसकी फिगर्स चाहिए। तो इसके लिए कंट्रोल कॉपी करना है एंड यहाँ पर ऑल्ट ई एस करना है एंड देन यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करनी है। डेटा को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दिया है। अब इस सम का फॉर्मूला लगाने के बाद फिल्टर लगाते ही यहाँ पर अगर हम कोई भी नेम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो एक्चुअल सीरियल नंबर था वही शो करेगा और यहाँ पर टोटल भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको सब टोटल का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सब टोटल का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू सब टोटल ओपन ब्रैकेट, देन आपको यहाँ पर ये जो फंक्शंस यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सम सिलेक्ट करना है। तो चाहे तो आप यहाँ पर 9 पर डबल क्लिक कर सकते हैं जो सम का फंक्शन है, या फिर आप सिंपली यहाँ पर 9 भी टाइप कर सकते हैं। फिर आपको कॉमा देना है। कॉमा देते ही आपको रेफरेंसिंग देनी है। देन ब्रैकेट क्लोज करना है। तो यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा। देन आपको सीरियल नंबर के लिए इक्वल टू प्रेस करना है, यहाँ पर सब टोटल टाइप करना है, देन ओपन ब्रैकेट, फिर आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन आपको यहाँ पर सम का फंक्शन सिलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पर काउंटा फंक्शन सिलेक्ट करना है। आपको ये 3rd नंबर पे जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, आप सिंपली यहाँ पे 3 टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेल की रेफरेंसिंग देनी है, जिसके लिए आपको साथ वाले सेल की जो नेम सेल है उस पर सिलेक्ट करना है। फिर आपको इस सेल की रेफरेंसिंग पे ये जो फर्स्ट B2 है इसके ऊपर आपको फंक्शन F4 प्रेस करना है, जिससे ये सेल फ्रीज हो जाएगा। फिर इस पे एंटर क्लिक करना है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लग चुका है, इसे आपको सब जगह पे कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर ये सब टोटल के दोनों जगह पर फॉर्मूलेस लग चुके हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे और इसमें से आप कोई सा भी नंबर सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सीरियल नंबर्स थे वो एडजस्ट हो चुके हैं 1 2 3, और यहाँ पर जो नेम्स थे और यहाँ पर जो नंबर का आप टोटल देख रहे हैं, तो ये सिर्फ इन तीनों का ही टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप ग्रुप वाइज कैसे टोटल कर सकते हैं, यानी आप अलग अलग हेडिंग के अकॉर्डिंग फिर उसका टोटल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में यहाँ पर आपको सब टोटल का ऑप्शन गिवन है, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑलरेडी ऐड सब टोटल टू अमाउंट सिलेक्ट करना है, यूज फंक्शन में सम, और एट ईच चेंज इन में आपको आइटम सिलेक्ट करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आइटम वाइज टोटल ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर जितनी भी बुक्स थी उन सब का टोटल इसने यहाँ पर ले लिया है। पेन का टोटल यहाँ पर है एंड पेंसिल का टोटल यहाँ पर है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रुप्स डिवाइड हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन सब का यहाँ पर टोटल अलग अलग शो कर रहा है। और फिर जो इन तीनों का यहाँ पर जो टोटल है, इन तीनों जो हेड्स का टोटल है वो आपको ग्रैंड टोटल में शो कर रहा है। आपको यहाँ पर साइड में ये ग्रुप्स के जो आपको डिवीजन नजर आ रहा है,
उसके साथ में आपको ये माइनस का जो साइन नज़र आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेटा हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो मेन जो हेडिंग है सिर्फ आपको वो दिखाई देगी, उन सबका टोटल दिखाई देगा। जैसे ही आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे वो आपको पूरा डेटा दोबारा दिखाई देने लग जाएगा। तो आप इसे ग्रुप अनग्रुप में, आपको ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर भी गिवन होता है। आप जैसे ही डेटा में जाएंगे आपको सब टोटल के ऊपर जो ये ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन गिवन है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको अपने डेटा में अगर खाली ग्रुप या फिर अनग्रुप करना है तो उसके लिए आपको किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको भी आप हाइड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेन का ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको ये ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद जाना है डेटा में, लास्ट में आपको यहाँ पर ये ग्रुप का ऑप्शन गिवन है। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर रो और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर रो सिलेक्ट कर लिया। रो सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो पेन वाला कॉलम था उसके लिए यहाँ पर हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आ गया है। ये जो आपको प्लस और माइनस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही आप इसे माइनस पे क्लिक करते ये यहाँ पर हाइड हो जाएगा। ये साइन आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे होंगे। ग्रुप के आगे आपको ऐड का साइन दिया हुआ है और अनग्रुप के आगे माइनस का। ये साइन तभी अपीयर हो जाते हैं जैसे ही आप ग्रुपिंग करते हैं। इफ फंक्शन का यूज किसी पर्टिकुलर टेस्ट, किसी पर्टिकुलर लॉजिक के पास होने पर होता है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर लॉजिक टेस्ट पास हो जाता है तो उस केस में या तो हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए होता है, या फिर नंबर्स में चाहिए होता है, या फिर येस नो पास फेल कुछ भी चाहिए होता है। कोई पर्टिकुलर आंसर यानी एक कंडीशन के पूरा होने पर एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए होता है, और अगर नहीं होती तो उसके लिए दूसरा पर्टिकुलर आंसर चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो लोगों के मार्क्स गिवन है। अब मुझे कोई पर्टिकुलर लॉजिक लगाना है, उस बेसिस पे मुझे आंसर चाहिए ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं सिंपली इक्वल टू प्रेस करूँगी, देन सेल की रेफरेंसिंग देनी है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ग्रेटर देन फ्रॉम दिस सेल, देन एंटर प्रेस करते ये अपने आप ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने जस्ट एक सिंपल लॉजिक लगाया है कि अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो ये अपने आप ही आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देगा। ऐसे ही अगर आप इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको प्रेस करना है इक्वल टू इफ, देन ओपन ब्रैकेट, देन आपको लॉजिक टेस्ट लगाना है। लॉजिक टेस्ट के लिए आपको सेल की रेफरेंसिंग देनी है, देन आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू जो भी आपको लॉजिक टेस्ट लगाना है वो आप लगा सकते हैं। इस केस में मैं लेस देन लगाती हूँ, लेस देन फ्रॉम दिस सेल, देन कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू ट्रू का मतलब है कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए अगर वो आंसर ठीक निकलता है, अगर वो आंसर ट्रू है तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देती हूँ, देन कॉमा, एंड देन ये बोल रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी फॉल्स आने पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो उसके लिए फॉल्स, देन क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये फॉल्स है, यानी ये सेल इस सेल से लेस देन नहीं था। देन अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे आंसर 1 या फिर 0 में चाहिए, यानी अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, टेस्ट पास हो जाता है तो आंसर 1 आना चाहिए, अगर नहीं होती है तो आंसर 0 आना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, देन सेल सिलेक्ट करना है, इक्वल टू दिस, यानी यहाँ पे लॉजिक जो मैंने लगाया है, दिस सेल इज इक्वल्स टू दिस, देन कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू ट्रू के केस में यहाँ पर मैंने 1 सिलेक्ट किया है, देन कॉमा, फॉल्स के केस में 0 सिलेक्ट किया है, एंड देन क्लोज ब्रैकेट, एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। तो यहाँ पर ये 0 वैल्यू आ गई। सिमिलरली इफ यू वांट योर आंसर इन येस और नो फॉर्म, तो उसके लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है, देन इफ ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट सेल D4 ग्रेटर देन D3। तो यहाँ पर ये मैंने लॉजिक टेक्स्ट अप्लाई किया है। वैल्यू इफ ट्रू के केस में मुझे येस चाहिए, तो उसके लिए डबल कोट येस, देन फिर से आपको ये प्रेस करना है, देन कॉमा, डबल कोट,
देन वैल्यू इफ फॉल्स के केस में नो चाहिए, देन क्लोज ब्रैकेट। इससे आपका आंसर येस और नो की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हमने टेक्स्ट का यूज़ किया है, यानी अगर न्यूमेरिक्स होते तो उस केस में आपको डबल कोमा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने टेक्स्ट का यूज़ किया है येस और नो फॉर्म में, तो इसलिए आपको डबल कोमा की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आपको आंसर पास और फेल की फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आपको इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, देन आपको लॉजिक टेस्ट अप्लाई करना है। लॉजिक टेस्ट अप्लाई करने के बाद कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू के केस में मुझे पास चाहिए, एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स के केस में फेल चाहिए। तो इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर ही आपको पास और फेल में आपको बता देगा। नाउ लेट अस सी हाउ कैन यू अप्लाई सम इफ। सम इफ का फंक्शन आप जब अप्लाई करते हैं जब आपके पास बहुत सारी आइटम्स या बहुत सारी डिटेल्स गिवन होती है, जिसमें से आपको कुछ ही आइटम्स का आपको टोटल चाहिए होता है, बहुत सारा मिक्स डेटा आपके पास होता है, तो उस केसेस में आप सम इफ का यूज़ करते हैं। सम इफ का यूज़ करने के लिए आपको इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट, देन आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज आप हेडर से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नीचे की खाली रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले खाली नीचे से रेंज सिलेक्ट करके बताती हूँ। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी आपको किस बेसिस पे आपको टोटल चाहिए, किस चीज़ का आपको टोटल चाहिए। इस केस में मुझे पेंसिल का टोटल चाहिए, तो मैंने पेंसिल का क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, उसकी सेल रेफरेंसिंग यहाँ पर दे दी। देन आपको कॉमा देना है। देन आपको सम रेंज में जिस चीज़ का आपको टोटल चाहिए आपको उसकी रेंज सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ से रेंज सिलेक्ट करनी है। इस केस में मैंने यहाँ पे हेडिंग का टोटल नहीं लिया था, यानी मैंने हेडिंग सिलेक्ट नहीं करी थी रेंज के अंदर, तो यहाँ पर भी मैं अमाउंट को सिलेक्ट नहीं करूँगी रेंज में, मैं रेंज इसी सेल से नीचे से ड्रैग करूँगी। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो यहाँ पर ये पेंसिल का टोटल आ गया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे पेंसिल हटाकर कुछ और टाइप करेंगे, यहाँ पर अगर मैं बुक्स टाइप कर दूँ तो यहाँ पर ये उसका टोटल दिखा देगा। ऐसे ही आप यहाँ पर पेन भी टाइप कर सकते हैं। सम इफ फंक्शन को आप एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओपन ब्रैकेट के बाद fx के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे जो जो डिटेल्स पूछ रहा है बस आपको वो वहाँ पर रेफरेंस देना है। रेंज के केस में आपको रेफरेंस देना है रेंज का। इसके लिए आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। अगर मैं नॉर्मल हेडिंग के साथ रेंज ले रही हूँ, हेडिंग के साथ रेंज लेते हैं। क्राइटेरिया में आपको जो भी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको टोटल चाहिए, बुक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको सम रेंज में टोटल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देन आपको ये यहाँ पर टोटल बुक्स का मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर रेंज में इस रेंज को अगर मैं हेडिंग के साथ ना लेकर सिर्फ यहाँ से लेती हूँ और जो दूसरी रेंज थी वो मैंने हेडिंग के साथ दी है, तो उस केस में ये टोटल गलत दिखाएगा। तो इसके लिए आपको दोनों ही केसेस में रेंज का सेम सेल से लेना ज़रूरी है। यानी आपकी अगर आपने एक रेंज हेडिंग से लिया तो आपको दूसरी रेंज हेडिंग से ही लेनी पड़ेगी। हमें लैपटॉप के प्राइस निकालना है कि यहाँ पर इस सारे डेटा में से लैपटॉप का प्राइस कितना है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है तो आपको वहाँ पर अगर कोई चीज़ फाइंड करनी है तो उसमें आपके लिए नॉर्मल सर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप वी लुकअप अप्लाई करते हैं जब भी आपको कुछ ढूंढना होता है। वी लुकअप स्टैंड करता है वर्टिकल लुकअप के लिए, यानी कि जब भी आपको वर्टिकल फॉर्म में डेटा गिवन होता है तब आप वी लुकअप अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कि आप वी लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वी लुकअप अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप टाइप करना है। वी लुकअप टाइप करने के बाद ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू डालनी है। आप क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए। तो इस केस में मुझे लैपटॉप की वैल्यू चाहिए, तो मैं लैपटॉप सेलेक्ट करूँगी। फिर आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पर टेबल एरे सेलेक्ट करना है। टेबल एरे यानी आपको एक टेबल का एरिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये टेबल गिवन है तो इसका हम पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको कॉमा देना है। फिर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करने के लिए
आपको यहाँ पर जो कॉलम्स है जिसमें आपका डेटा है, आपको उस बेसिस पे कॉलम्स यहाँ पर काउंट करने हैं। यानी यहाँ पर टोटल 4 कॉलम्स के अंदर मेरा डेटा है, और जहाँ पर प्राइस, मुझे इस कॉलम के अंदर प्राइस में से मुझे लैपटॉप का प्राइस चाहिए। तो यहाँ पर जो प्राइस का कॉलम है वो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पर है। अगर ये डेटा ए टेबल से ना शुरू होकर बी से शुरू होता तो मैं 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ पर आता, तब भी ये फोर्थ नंबर पर ही होता। यानी आपको नॉर्मल कॉलम्स यहाँ से सिलेक्ट नहीं करने, आपको अपने डेटा के हिसाब से कॉलम सिलेक्ट करने हैं कि आपका डेटा कहाँ से शुरू हुआ। तो इस केस में यहाँ पर ये प्राइस फोर्थ कॉलम के अंदर गिवन है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगी। आपको सिंपल 4 टाइप करना है। 4 टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करना है। यानी जो आपका फर्स्ट यहाँ पर ये जो गिवन है ट्रू, ट्रू यानी कि अप्रॉक्सीमेट नंबर, अप्रॉक्सीमेट मैच, एंड फॉल्स के केस में एग्जैक्ट मैच। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के केस में आप यहाँ पर सिंपली फॉल्स टाइप कर सकते हैं, देन आपको क्लोज करना है, देन आपको एंटर करना है। यहाँ पर ये एनी शो कर रहा है, यानी यहाँ पर फॉर्मूले में कुछ ना कुछ गलती है। यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की है, टेबल एरे सिलेक्ट की है, कॉलम नंबर भी डाला है, और हमने इंडेक्स मैच, एग्जैक्ट मैच वो भी डाला है। अब यहाँ पर फिर गलती क्या हुई है? गलती हमारी टेबल सिलेक्ट करने में हुई है। जो भी हमने टेबल एरे सिलेक्ट किया था, टेबल एरे हमें पूरी टेबल का नहीं लेना था। यानी जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है, वो जो हमारी टेबल में मेंशन होती है, हम उसके पीछे का जो डेटा होता है वो हम नहीं ले सकते। हमें उसका और उसके आगे तक का डेटा लेना होता है। यानी आप पीछे नहीं जा सकते, आप लेफ्ट साइड का डेटा नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें सिर्फ टेबल में इतना ही सिलेक्ट करना था। इसके आगे का जो डेटा होता है वही आप VLOOKUP से फाइंड कर सकते हैं। आप इसके पीछे वाले कॉलम में जो भी मेंशन है आप वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, वरना आपका आंसर कभी नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको सिर्फ आगे के कॉलम्स के साथ ही टेबल को सिलेक्ट करना है। तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर जो कॉलम नंबर था वो भी चेंज हो जाएगा। अब जो यहाँ पर प्राइस का कॉलम है वो 1 2 3 थर्ड नंबर पर है, यानी यहाँ पर 3 आएगा। एंड देन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। Match function is used when you have large set of data from which you find a relative position of something, like products, name of an employee or customer. It can be anything. Now suppose you have a large set of data of a product from which you want to find a computer position which is lying in this list. So how can you find? Now match function is emerged as a solution to this problem. So for match function you need to type equal to match open bracket, for lookup value select this cell, which means a product which you want to look up for a position, then comma lookup array, lookup array select the entire column, then give comma, then in match type select exact match or type 0, then close bracket. As you can see, computer is lying on 4th position in this list. While selecting lookup array, please keep in mind that you must select only that column or row in which your lookup value is located. यानी आपको सिर्फ वही lookup array select करना है जिसमें आपकी lookup value lie करती है। Now let us see how can you apply index function. आप index function का यूज कैसे कर सकते हैं। इंडेक्स फंक्शन के लिए आपको 2 टाइप के फंक्शन गिवन है। इक्वल टू इंडेक्स जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके सामने ये 2 टाइप के फंक्शन आ रहे हैं इंडेक्स के। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले एरे सिलेक्ट करना है। इसमें से जो प्रोडक्ट की लिस्ट गिवन है, इसमें से मुझे यहाँ पर कैमरा चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट में। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट को सिलेक्ट करना है और इसमें मुझे बाकी टेबल को सिलेक्ट नहीं करना। एरे में सिर्फ हम इतना ही सिलेक्ट करेंगे। देन आपको कॉमा देना है। कॉमा के बाद आपको रो नंबर सिलेक्ट करना है, यानी ये कैमरा कौन सी रो में लाई कर रहा है। ये कैमरा 4th रो में लाई कर रहा है।
तो इसलिए हमने यहाँ पर 4th सिलेक्ट कर लिया। देन आपको कॉमा देना है, फिर यहाँ पर आपको कॉलम नंबर मेंशन करना है। अब ये कौन सी कॉलम में है, तो यहाँ पर हमने एक ही जो टेबल का पार्ट है सिर्फ हमने वही लिया है, तो यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर हम 1 सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं रो और कॉलम नंबर की हेल्प से। नेक्स्ट आपको प्राइस फाइंड करना है। प्राइस फाइंड करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको इक्वल टू इंडेक्स टाइप करना है, देन ओपन ब्रैकेट देना है। ओपन ब्रैकेट देने के बाद आपको यहाँ पर रेफरेंसिंग देनी है पूरे टेबल एरे की। एरे सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है, देन आपको यहाँ पर कॉलम नंबर रो नंबर मेंशन करना है। यहाँ पर जो कैमरे का रो नंबर है वो 4th है और जो प्राइस का कॉलम है वो भी 4 है। तो रो और कॉलम नंबर मेंशन करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है, तो आपके यहाँ पर प्राइस आ जाए। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट आईडी भी फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट आईडी फाइंड करने के लिए आपको इक्वल टू इंडेक्स टाइप करना है, देन ओपन ब्रैकेट देना है, फिर आपको पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है, देन कॉमा देना है। रो नंबर आपको सिलेक्ट करना है। कैमरे का यहाँ पर जो रो नंबर है वो 4 है, एंड देन जो कॉलम है वो फर्स्ट है प्रोडक्ट आईडी का, तो यहाँ पर हमने 1 टाइप कर दिया, देन आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। मैक्रो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डेवलपर टैब की ज़रूरत पड़ेगी। डेवलपर टैब के लिए आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन में जाकर यहाँ पर आपको डेवलपर टैब का ऑप्शन गिवन है, आपको राइट क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डेवलपर टैब आ चुका है। डेवलपर टैब में जाकर आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस का ऑप्शन है। आपको पहले यूज रिलेटिव रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, देन आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैक्रो नेम पहले से मैक्रो 1 आ रहा है, आप यहाँ पे अपना कोई नाम रख सकते हैं, जो भी आपको मैक्रो का कोई नाम देना है। देन यहाँ पर शॉर्टकट की आप इसमें कोई सी भी रख सकते हैं। जो पहले से लैपटॉप की या कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज होती हैं, आपको वो शॉर्टकट कीज नहीं रखनी है, आपको ऐसी की रखनी है जो पहले से ना हो। जो बाय डिफॉल्ट कीज होती है उनको शो कर रखनी है। तो यहाँ पर हम कोई सी भी एक की ले लेते हैं, कंट्रोल एल लेते हैं। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि आप ये शॉर्टकट की किस चीज़ के लिए बनाई है, आप ये मैक्रो क्यों रिकॉर्ड करते हैं, आप उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पर हर एक नेम के आगे सैलरी का बाइफरकेशन चाहिए हर एक मंथ का, तो हमें यहाँ पर वो डिटेल्स ऐड करनी है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर कुछ सेल्स को ऐड कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। सैलरी को हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम पहले बेसिक सैलरी ले लेते हैं, देन जो भी अलाउंसेस होते हैं वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, देन लेस करना है यहाँ पर जो भी टीडीएस है कोई, देन यहाँ पर हम लेस करेंगे ईपीएफ का अमाउंट। देन इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स भी लेस कर देते हैं। देन यहाँ पर हमारी क्रॉस सैलरी आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ये सेल प्लस दिस सेल माइनस टीडीएस ईपीएफ एंड प्रोफेशनल टैक्स। अब ये फॉर्मूला बाकी सेल्स में भी कॉपी कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर देते हैं। अब ये सेम डेटा हमें हर एक नेम के आगे चाहिए, तो हम इसके लिए मैक्रो का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसे स्टॉप कर देते हैं। यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग में जाके हमने इसे स्टॉप कर दिया। अब हमें नेक्स्ट नेम पे क्लिक करना है, मैक्रोज में जाना है, यहाँ पर आपको रन का ऑप्शन गिवन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सेम
डेटा यहाँ पर कॉपी हो गया और ये सारे फॉर्मूलेज जो भी हमने यहाँ पे लगाया था वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको हर एक नेम के आगे सब कुछ दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला या फॉर्मेट दोबारा से कॉपी करने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको बस एक नेम पे जाना है, मैक्रोस पे क्लिक करना है, रन क्लिक करना है, ऐसे ही हर एक नेम के आगे ले लेगा। आप नेम के कर्सर रखने के बाद आप डायरेक्ट मैक्रो पे ना जाके आपने जो शॉर्टकट की लगाई थी कंट्रोल एल, वो भी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये मैक्रो लग जाएगा। अब देखते हैं कि अगर आप यूज रिलेटिव रेफरेंसेस के ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे, आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे और फिर अगर डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो को तो क्या होगा। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मैक्रो नेम देना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ आपको कोई भी की शॉर्टकट की रखनी है, तो यहाँ पर आप कोई सी भी की रख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक की मेंशन कर दी है। देन आपको डिस्क्रिप्शन देना है, देन आपको डिस्क्रिप्शन कंपलसरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे कोई सा भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। देन आप मैक्रो पे जाएंगे और मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे। देन जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये वहीं पर रो इंसर्ट करेगा फर्स्ट नेम के आगे जहाँ पर आपने इसे पहले किया था। ये सेकंड नेम नहीं लेगा। आप किसी भी नेम पर अगर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ का रेफरेंस नहीं लेगा, यानी आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज करना जरूरी है अगर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है, ताकि आप जहाँ पर भी चाहते हैं उसको यूज कर सकें, वरना ये सेम सेल के आगे उस मैक्रो को अप्लाई कर देगा जहाँ पे आपने पहले किया था। चलिए देखते हैं कि आप मैक्रो का बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो का बटन क्रिएट करने के लिए आपको डेवलपर टैब में जाना है। यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर आपको फर्स्ट जो आपको ये बटन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कहीं पे भी इसे बटन का एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर आप बटन का नेम दे सकते हैं। यहाँ से आप मैक्रो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपने पहले मैक्रो क्रिएट किया हुआ है, फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस बटन को मैक्रो असाइन हो चुका है। अब आपको सेल पर क्लिक करना है जहाँ पे भी आपको मैक्रो लगाना है। देन आपको इस बटन को जस्ट एक बार क्लिक करना है, तो ये अपने आप ही मैक्रो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यूट्यूब पर जैसे ही एक्सप्लोर विजडम सर्च करेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। एक्सप्लोर विजडम सर्च करने के बाद आपको चैनल पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक्सेल फॉर बिगनर्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको एक्सेल की सारी जो भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी भी मैंने एक्सेल पर वीडियोस बनाई हुई हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।